एक लड़का था मोइनुद्दीन अहमद, एक छोटा सितारा। इधर 20वीं सेंचुरी की शुरुआत हुई, उधर उस बच्चे ने दुनिया को रोशन करना शुरू कर दिया। अभी 9 साल की ही उम्र थी जो उसने पर्शियन डिक्शनरी लिखना शुरू किया और 12 साल की उम्र तक अपनी प्राइमरी एजुकेशन कंप्लीट करके अपने कलाम से दुनिया में एक नई मिसाल कायम की। 15 साल की उम्र में एक मंथली मैगजीन एडिटर और अपनी उम्दा पोइट्री से लोगों का दिल जीत लिया। एंड 35 की एज में इंडियन नेशनल कांग्रेस की सबसे यंगेस्ट प्रेसिडेंट बनने वाली ये हस्ती मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की है, जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी का पैगाम देते हुए इस दुनिया से गुजर गए। पर आज भी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का नाम हर इंडियन की सोच और तालीमी जज्बे को एनलाइटन करता है। And today on this significant celebration of National Education Day, we are honored to hear from Professor Sajid Jamal, a distinguished educator and profound thinker from Department of Education, Aligarh Muslim University, whose insights will surely deepen our appreciation of Maulana Abul Kalam Azad's legacy. Good morning, sir. Sir, I would like to discuss National Education Day, which is celebrated every year on 11th November. So could you please explain the significance behind this and why it is observed on this particular date? देखिए 11 नवंबर 1888 को एक अजीम फ्रीडम फाइटर, पॉलिटिशियन, जर्नलिस्ट, एजुकेशन मिनिस्टर हमारे पहले मौलाना आज़ाद की डेट ऑफ बर्थ है। और चूँकि उन्होंने इस मुल्क के लिए बेशुमार कुर्बानियाँ दी हैं और उनके बहुत सारे कंट्रीब्यूशंस हैं एज ए जर्नलिस्ट, एज ए पॉलिटिकल लीडर, एज ए फ्रीडम फाइटर, एज एन एजुकेशन मिनिस्टर, तो उनको रिस्पेक्ट पे करने के लिए हमारे मुल्क की हुकूमत ने यह तय किया कि हम हर साल 11 नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे मनाएंगे। और एक वो बहुत अजीम लीडर थे और ख़ास तौर से अल्लामा इकबाल का एक शेर है कि निगह बुलंद सुखन दिल नवाज जाँ पुरसोज, यही है रख्ते सफ़र मेरे कारवां के लिए। तो इनफैक्ट ये एक ट्रू सेंस में जब मैं देखता हूँ ये शेर, तो अगर किसी पर पूरे तरीके से उतरता है तो ये मौलाना आज़ाद पर उतरता है। उनके बेशुमार कंट्रीब्यूशंस हैं, इसी वजह से हम उनको उनके ऑनर में ये दिन मनाते हैं। सर, मौलाना आज़ाद की प्राइमरी एजुकेशन के हवाले से बात करें, स्पेशली कुरान की तालीम ने उनकी इंटेलेक्चुअल जर्नी को कैसे शेप किया? कि कुरान को जो हम पढ़ते हैं तो एक मजहबी किताब के तौर पर पढ़ते हैं, तो ये हमारा बहुत ही नैरो आउटलुक होता है। कुरान जो है वो दीन की बात करता है इनफैक्ट, और दीन और मज़हब में अगर हम देखें तो दीन बहुत बड़ा है, बहुत कॉम्प्रहेंसिव है, मज़हब उसका एक छोटा सा हिस्सा है। तो मौलाना आज़ाद ने जो कुरान को पढ़ा वो एक दीन की समझ के तौर पर पढ़ा, इसी वजह से उनके अंदर जो है वो काफ़ी वसीउन नज़री थी। गोया कि कुरान की जो तालीम ने न कि सिर्फ उनके मजहबी अक़ीदे को परवान चढ़ाया, बल्कि एक सिस्टम किस तरह से इवाल्व हो, एक मुल्क किस तरीके से चलाया जाए, तब मुख्तलिफ़ अकायद के लोगों को जो है आपस में अकोमोडेट करके किस तरह से आगे बढ़ा जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन सारी चीज़ों को परवान चढ़ाने में उनकी कुरान की तालीम ने बहुत अहम रोल अदा किया। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। सर, मौलाना आज़ाद ने रिलीजन का पब्लिक लाइफ में क्या रोल देखा और उससे उनकी रिलीजियस मोरालिटी ने इंडियन नेशनल मूवमेंट में क्या कंट्रीब्यूट किया? देखिए, अगर हम अपने मुल्क हिंदुस्तान की बात करें तो ये बहुत ही यूनिक मुल्क है इस मामले में कि दुनिया के बहुत बड़े बड़े मज़ाहिब यहाँ पर पैदा हुए हैं। हिंदुइज़म, जैनिज़म, सिखिज़म, बुद्धिज़्म, ये सारे मज़ाहिब यहाँ पर पैदा हुए हैं और दुनिया के तकरीबन हर मज़हब के मानने वाले लोग हिंदुस्तान में रहते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इंडिया इज़ ए मल्टी रिलीजियस कंट्री और यहाँ के लोग काफ़ी रिलीजियस हैं और रिलीजन में यकीन रखते हैं। तो चूँकि मौलाना आज़ाद यहीं पर परवरिश पाए थे तो उन्होंने ये देखा था कि रिलीजन जो है वो इंसान की ज़िंदगी में और ख़ास तौर से आम हिंदुस्तानियों की ज़िंदगी में किस कदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेकिन उन्होंने रिलीजन को कभी भी पब्लिक लाइफ में नहीं आने दिया। गोया कि रिलीजन को हमेशा उन्होंने एक पर्सनल अफेयर रखा और पब्लिक लाइफ में हम एक हिंदुस्तानी हैं, वैसे हम चाहे हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये कि पब्लिक लाइफ में हमेशा हम जो है हिंदुस्तानी हैं और वी विल बी रूल्ड बाई द लॉ, द रूल्स ऑफ द कंट्री, द रूल ऑफ द लैंड। तो बहरहाल ये जो मुख्तलिफ़ मज़ाहिब को मौलाना आज़ाद ने देखा तो इससे उनको एक बात ये समझ में आई कि इन सारे मज़ाहिब को आपस में हम यूनिफाई करें, क्योंकि 80 to 90% जो टीचिंग्स हैं सारे मज़ाहिब की वो तकरीबन एक जैसी हैं। तो उन्होंने इसी कॉमन चीज़ को ज़्यादा फोकस किया और कभी भी उन्होंने कोई एक्सट्रीमिस्ट व्यू जो है वो अख्तियार नहीं किया मज़हब को लेकर। Sir, what was the significance of Azad's journal like Al-Hilal and Al-Balagh in shaping the public opinion and Hindu-Muslim unity? देखिए,
जैसे कि मैंने शुरू में कहा कि मौलाना आज़ाद सिर्फ पॉलिटिशियन नहीं थे, बल्कि एक बहुत अच्छे और बहुत बड़े जर्नलिस्ट भी थे। तो आप ये देखिए कि 1988 में उनकी पैदाइश हुई और 1903 में उन्होंने एक रिसाला निकाला लिसानुस्सिद्क़ के नाम से। लिसानुस्सिद्क़ उस टाइम का बहुत अच्छा जर्नल होता था और उसमें ख़ास तौर से जो एडिटोरियल वगैरह होते थे वो बहुत ही अच्छे होते थे। और एक ख़ास बात ये होती थी कि मौलाना आज़ाद जब अपनी तहरीर करते थे तो उसमें मुख्तलिफ़ ज़बान के अल्फाज शामिल करते थे, पर्शियन के, संस्कृत के, हिंदी के, टर्किश के, बहुत सारे। तो उसका जो एडिटोरियल लिसानुस्सिद्क़ का होता था वो बहुत ही अच्छा होता था और ख़ास तौर से जो पढ़ा लिखा हल्का था उस वक्त हिंदुस्तान का, उसमें वो बहुत लाइक किया गया। तो एक बड़े आलिम हैं अल्लामा शिबली नोमानी, तो अल्लामा शिबली नोमानी वो एडिटोरियल पढ़ते थे लिसानुस्सिद्क़ का और बहुत मुतासिर होते थे उससे। तो एक बार उनको मौका मिला कलकत्ता आने का, तो उन्होंने सोचा कि मैं मौलाना आज़ाद से मिलूँगा, क्योंकि मौलाना आज़ाद जो थे वो उसके एडिटर थे। तो जब वो मौलाना आज़ाद के घर पहुँचे, उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया, तो मौलाना आज़ाद ने दरवाज़ा खोला। तो शिबली नोमानी ने ये कहा कि मैं आपके वालिद से मिलना चाहता हूँ। तो बोले कि मेरे वालिद तो नहीं हैं इस दुनिया में। बोले नहीं, मौलाना आज़ाद से मिलना है। बोले मौलाना आज़ाद मैं ही हूँ। यानी गोया कि अल्लामा शिबली नोमानी उनको जो है बहुत हैरत हुई कि एक 15 साल की उम्र का एक नौजवान बच्चा वो किस तरह से ऐसे मेयारी और मीनिंगफुल जो है वो बातें लिख सकता है एडिटोरियल में। तो ये तकरीबन 2 साल तक लिसानुस्सिद्क़ चला है और उसके बाद फिर 1906 में उनको जो है अमृतसर से उस टाइम में एक बड़ा मारूफ जो है रिसाला निकलता था वकील के नाम से, वहाँ पर उनको बुलाया गया, उसकी एडिटोरियल जिम्मेदारी उन्होंने संभाली और फिर उसके बाद उन्होंने 1912 में अल हिलाल के नाम से जो है एक जर्नल शुरू किया। और जैसा कि आपने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था कि इस जर्नल ने ख़ास तौर से हिंदू मुस्लिम यूनिटी के हवाले से, स्वराज के हवाले से और अंग्रेज़ों के जुल्म सितम के हवाले से इसमें बात होती थी। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि देखिए मौलाना आज़ाद के नाम में आज़ाद नहीं था, आज़ाद उनका पेन नेम था। और ये उस वक्त की बात है जब आज़ाद कहना अपने आप को या नेशनलिस्ट कहना ये एक जुर्म था अंग्रेज़ी हुकूमत की निगाह में, लेकिन वो इतने डेयरिंग थे कि उन्होंने अपने पेन नेम को जो है वो आज़ाद रखा। तो तकरीबन 2 सालों तक इस रिसाले ने हिंदुस्तान के लोगों में हिंदुस्तानियत के जज्बे को काफ़ी जो है फ़रोग़ दिया और ख़ास तौर से जो है उनको यूनाइट किया आपस में अंग्रेज़ों के जुल्म सितम से जो है वो आज़ाद करने के हवाले से। तो अंग्रेज़ हुकूमत ने 1914 में इसको बंद कर दिया और जैसे ही इसको बंद किया फिर उन्होंने दूसरा रिसाला निकाला अल बलाग और तकरीबन वही काम किया, गोया कि नेशनलिस्ट जज्बा बेदार करना, हिंदू मुस्लिम यूनिटी के हवाले से काम करना, लोगों को आपस में यूनाइट करना और लोगों को स्वराज के लिए जो है वो मोटिवेट करना। और फिर बाद में ये अल बलाग भी बंद हुआ। लेकिन इन दोनों अखबारों ने गोया कि हिंदुस्तान में नेशनलिज्म की फीलिंग को डेवलप करने में, प्रमोट करने में काफ़ी अहम किरदार अदा किया। सर, एक हिस्टोरियन है सैयद इरफान हबीब, उन्होंने एक बुक लिखी है मौलाना आज़ाद अलाइव, जिसमें लिखा है कि मौलाना आज़ाद के दीन और सियासत के नज़रिए आज भी रेलिवेंट हैं। सर, आप इससे क्या समझते हैं? अल्लामा इकबाल का एक बहुत अच्छा शेर है, कौम क्या चीज़ है, कौमों की इमामत क्या है, ये क्या जाने बेचारे 2 रकत के इमाम। गोया कि इमामत जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा मनसब है, बहुत बड़ा काम है। सो यू हैव टू हैव पॉलिटिकल विजन, यू हैव टू हैव द नॉलेज ऑफ इकोनॉमी, यू हैव टू हैव द नॉलेज ऑफ सोशियोलॉजी। तो इन सारी चीज़ों का जब आपके पास इल्म होगा तभी आप इमामत जो है बेहतर तरीके से कर पाएंगे। आपने जो ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट पूछा है उसके हवाले से जो मतलब पूछा है, तो गोया कि उन्होंने जो भी काम किए वो आज भी रिलेवेंट हैं। अगर मैं दीन की बात करूं तो ख़ास तौर से अगर आप उनकी जो सूरह फातिहा का जो उन्होंने तर्जुमा किया था, आप देखिए कि वो कितना मीनिंगफुल था। और जिस वक्त उन्होंने ये तर्जुमा लिखा था तो उस वक्त उनके पास कोई किताब या कोई रेफरेंस या कुछ अवेलेबल नहीं था। गोया कि उन्होंने जो है वो अपने इल्म की बुनियाद पर जो है इसको किया। यानी 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट में वो उस टाइम जेल में बंद थे और उनके पास रेफरेंस के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन एक कितना मेयारी जो है तर्जुमा उन्होंने लिखा। तो इससे ये लगता है कि वो कितनी डीप उनकी स्टडी थी या उनका मुताला कितना अच्छा था या उनका विजन जो है वो क्या था। तो एक बात तो ये कि गोया कि चूँकि वो एक्सट्रीम व्यू उनके नहीं थे मज़हब को लेकर के, इस वजह से उनकी जो भी बातें हैं, उनके जो ख्यालात हैं वो आज रिलेवेंट हैं। और सियासत की जहाँ तक बात करें तो जाहिर सी बात है कि वो सियासत में हमेशा सेकुलर वैल्यूज़ को उन्होंने प्रमोट किया। मुल्क के प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू और जो उस वक्त के दूसरे बड़े बड़े फ्रीडम फाइटर थे, महात्मा गांधी थे, सरदार पटेल थे, इन सारे लोगों के साथ कोऑपरेशन किया, सुभाष चंद्र बोस के साथ कोऑपरेशन किया और हमेशा जो है एक अच्छी राय देते थे। और मुझे याद है कि जब उनका इंतकाल हुआ है सन 1958 में, और सबसे पहले जो रिएक्शन आया वो प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू का आया और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बेसाख्ता कहा
कि अब मैं नेशनल या इंटरनेशनल इश्यूज़ पर राय लेने के लिए किसके पास जाऊंगा। यानी गोया कि एक प्राइम मिनिस्टर का अपने मिनिस्टर से के बारे में इस तरह की सोच रखना या इस तरह से कहना, तो ये इससे ये जाहिर होता है कि वो किस कदर इम्पॉर्टेंट थे। तो ये जो बात है कि वो दीन में और सियासत में रिलेवेंट है, वो बिल्कुल 100%। आई डू एग्री विथ सैयद इरफान। Basically, he is very good in the political affairs ऑफ and कोर्स, political ऑफ movement कोर्स, also. ऑफ कोर्स। Okay. सर, कल्चरल इंटीग्रेशन एंड कंपोजिट नेशनलिज्म को लेकर उनका क्या ओपिनियन देखिए, फिर एक शायर ने बड़ी अच्छी बात कही है, इस हवाले से मैं आपको कहना चाहूँगा कि सरजमीन हिंद पर अक़वाम आलम का चिरले आते गए हिंदोस्तां बनता गया। तो ये हमारा एक कंपोजिट कल्चर है और मुख्तलिफ़ अक़वाम के लोग, मुख्तलिफ़ कल्चर के लोग, मुख्तलिफ़ ज़बानों के लोग ये आते गए और इस तरह से रफ्ता रफ्ता हिंदुस्तान जो है होता गया। हिंदुस्तान के बारे में ये कहा जाता है कि ये एक ऐसा मुल्क है जहाँ कोस कोस पर बदले पानी, 3 कोस पर बदले वानी। यानी ये इतनी डाइवर्सिटी इस मुल्क में है। लेकिन सबसे ख़ास बात यह है कि हम सब बिसाइड्स ऑल दीज डिफरेंसेस एंड डाइवर्सिटीज़ वी ऑल आर इंडियंस। और इसी चीज़ को मौलाना आज़ाद ने जो है वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी प्रमोट किया। और पंडित जवाहरलाल नेहरू का जो ख़ास तौर से स्टेटमेंट है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो इन ट्रू सेंस उस पर उन्होंने अमल किया और उसको फ़रोग़ दिया। सर, मौलाना आज़ाद का अगर ग्लोबल इंटेलेक्चुअल फिगर देखें, जैसे लियो टॉल्स्टॉय के साथ उनकी इंगेजमेंट, इससे उनका पॉलिटिकल थॉट कैसे इन्फ्लुएंस हुआ, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ नॉन वायलेंस? लियो टॉल्स्टॉय एक बहुत बड़े लिटरेरी फिगर थे और उनकी जो एक नावल है ख़ास तौर से वार एंड पीस, तो ये दुनिया के ऑल टाइम नावल्स में बेस्ट में शुमार होती है। मुख्तलिफ जो क्रिटिक हैं अंग्रेज़ी ज़बान के या दूसरी ज़बानों के, वो इसको बहुत ऊंची रेटिंग देते हैं। और इसने उनकी शख्सियत को, गोया कि लियो टॉल्स्टॉय को पूरी दुनिया में जो है वो बहुत मारूफ़ किया। और ख़ास तौर से एक जो इसमें लिटरेचर में हम कहते हैं कि रियलिज़म, क्लासिकल रियलिज़म जो है, तो इसकी शुरुआत मानी जाती है इस नावल से। तो इस नावल में ख़ास तौर से उन्होंने एक चीज़ का जिक्र किया था कि द किंगडम ऑफ गॉड लाई विद इन यू। और इसमें उन्होंने आर्गू किया था कि किस तरीके से हम ऑपरेशन को, रिप्रेशन को, कैसे हम उसका मुकाबला कर सकते हैं नॉन वायलेंट तरीक़ों से। तो लियो टॉल्स्टॉय से उस टाइम के बड़ी बड़ी शख्सियात मुतासिर थीं, जैसे हमारे बाबा कौम है, फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी, वो भी काफ़ी मुतासिर थे। इसके अलावा अमेरिका में जो निग्रो पीपल के लिए जिन्होंने तहरीक चलाई, मार्टिन लूथर किंग, वो भी बहुत ही मुतासिर थे। और जाहिर सी बात है कि मौलाना आज़ाद या उस दौर के जो भी लोग थे, सारे लोग मुतासिर थे। और मुतासिर होने की वजह ये थी कि उन्होंने बताया था कि नॉन वायलेंस के ज़रिए से हम अपने मीन्स को हासिल कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि लियो टॉल्स्टॉय की सोच का जो है भी उनके ऊपर असर पड़ा। What he contributed in education system of India, sir? ऑफ कोर्स, देखिए, अगर हम एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो पहली बात तो जो मैं जिस बात की वजाहत करना चाहता हूँ वो ये समझ लीजिए कि 1947 में हमारा मुल्क आज़ाद हुआ। और जब ये मुल्क आज़ाद हुआ तो क्या हुआ कि उससे पहले एक सिस्टम था, ब्रिटिश सिस्टम था। जाहिर सी बात है कि बड़े बड़े ओहदों पर, चाहे वो टेक्नीशियंस हों, डॉक्टर्स हों, इंजीनियर्स हों, प्लानर्स हों, मैनेजर्स हों या एडमिनिस्ट्रेटर्स हों, सारे बड़े बड़े ओहदों पर जो है वो अंग्रेज़ों का कब्ज़ा था। अब वो ऑल ऑफ ए सडन क्या हुआ कि वो छोड़ करके चले गए, तो एक वैक्यूम क्रिएट हुआ। अब जाहिर सी बात है कि हमको जो ज़रूरत थी वो टेक्नीशियंस की ज़रूरत थी, हमको जो ज़रूरत थी इंजीनियर्स की, प्लानर्स की, मैनेजर्स की, डॉक्टर्स की। और जाहिर सी बात है कि वो एजुकेशन सिस्टम से ही तैयार हो सकते थे। तो सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन मैं मौलाना आज़ाद का मानता हूँ कि जैसे ही उनको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन मिली है और उन्होंने जो है एक रोबस्ट सिस्टम की शुरुआत की, एक सॉलिड फाउंडेशन रखी और ख़ास तौर से खूब तवज्जो जो है वो हायर एजुकेशन पे दिया, तो एक काम इनका ये मैं बहुत बड़ा मानता हूँ, एजुकेशन सिस्टम को की एक सॉलिड बुनियाद रखी। और आप देखिए कि यूजीसी वगैरह का क़याम उसी दौर में अमल में आया। तो असल में यूनिवर्सिटीज़ की फंडिंग वगैरह को लेकर के बेशुमार इशूज़ थे। तो ब्रिटेन में एक यूजीसी नाम की एक तंजीम थी, वो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमेटी कहलाती थी, जिसका काम था कि वो यूनिवर्सिटी की ज़रूरत को देखते हुए फंडिंग करती थी। तो उसी तर्ज पर जो है वो हिंदुस्तान में यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन का क़याम जो है वो रखा गया। इसके अलावा देखिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूएसए में है, बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूट है और दुनिया के बेहतरीन इंस्टीट्यूशन में इसका शुमार होता है, खासतौर से अगर टेक्नोलॉजी की हम बात करें। तो उसी तर्ज पर
मौलाना आज़ाद की ये सोच थी कि हिंदुस्तान में IITs खोले जाएँ, और पहला IIT 1951 में खड़गपुर में खोला गया, और उसके बाद में फिर रफ्ता रफ्ता करके और भी IITs खोले गए। मैनेजमेंट के इंस्टीट्यूट खोले गए। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस को उन्होंने काफ़ी फंडिंग किया और कहा कि यहाँ पर मेयारी जो है रिसर्च हो। फिर इसके अलावा दिल्ली यूनिवर्सिटी में उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खोला, ख़ास तौर से कि ताकि हम टेक्नोलॉजिकली जो है वो एडवांस हो। तो एक ऐसा सिस्टम जो कि अंग्रेज़ों के जाने के बाद एक वैक्यूम क्रिएट हो रहा था, उस वैक्यूम को फुल किया उन्होंने अपनी दूरंदेशी से, अपनी सोच से, अपनी मेहनत से, अपनी काविश से, अपनी कोशिशों से। तो ये एक इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। सिर्फ यही नहीं बल्कि उनका जो कंट्रीब्यूशन था सेकेंडरी एजुकेशन में, प्राइमरी एजुकेशन में, और हद तो ये है कि एडल्ट एजुकेशन के लिए भी उनका एक विजन था। तो उनके दौर में एडल्ट एजुकेशन का नाम एडल्ट एजुकेशन नहीं था, बल्कि ये सोशल एजुकेशन के नाम से जाना जाता था। और पहला प्रोग्राम जो सोशल एजुकेशन का हिंदुस्तान में चलाया गया था वो गांधी जी की बर्थडे पर, यानी 2 अक्टूबर 1951 को, और उस वक्त वो मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन थे और उन्होंने इस प्रोग्राम को चेयर भी किया था। और इस प्रोग्राम की शुरुआत दिल्ली से हुई थी, और फिर बाद में दूसरे सूबों में, और उन्होंने जायज़ा भी जाकर के लिया कि दूसरे सूबों में ये सोशल एजुकेशन का प्रोग्राम किस तरह से चला है। वीमेन एजुकेशन के हवाले से कोशां रहे, इंक्लूसिव एजुकेशन के हवाले से कोशां रहे वो। तो कुल मिलाकर के अगर हम देखें तो एक इंडियन एजुकेशन सिस्टम में उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात जो उनके हवाले से वो ये है कि चूंकि वो कैबिनेट मिनिस्टर थे, और कैबिनेट मिनिस्टर जो होते हैं वो हमेशा कैबिनेट की मीटिंग में हिस्सा लेते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो जहाँ पर भी उनको मौका मिलता था, और एजुकेशन के हवाले से चाहे वो फंडिंग का मामला हो, चाहे वो प्लानिंग का मामला हो, तो कैबिनेट को कन्विंस करते थे, प्राइम मिनिस्टर को कन्विंस करते थे, प्राइम मिनिस्टर से को अपनी राय देते थे, और प्राइम मिनिस्टर उनकी बात को मानते थे। तो मुझे ये लगता है कि उनकी ये जो 11 साल का जो दौर रहा, फ्रॉम 1947 टू 1958, ये एक बहुत ही अच्छा दौर था, बहुत ही सुनहरा दौर था, ख़ास तौर से हिंदुस्तानी तालीम की तारीख। सर, व्हाई ही इंट्रोड्यूस साहित्य अकेडमी, संगीत नाटक अकेडमी? देखिए, अब अगेन मैं यहाँ पर आपसे वही बात कहूँगा कि उनकी स्कूलिंग एज सच फॉर्मल स्कूलिंग नहीं थी, लेकिन होलिस्टिक और मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन के हवाले से वो बातों को समझते थे। तो आज आप देखें, अगर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो कि 2020 में आई है, आपने देखा होगा कि इट फोकसेस ए लॉट ऑन होलिस्टिक एंड मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन। तो आज हम ये बात कह रहे हैं, तो क्या है होलिस्टिक एंड मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन की सब्जेक्ट की कैद में चीज़ों को ना रखा जाए, स्ट्रिक्टली डिवाइड ना किया जाए कि ये करिकुलर है, ये एक्स्ट्रा करिकुलर है, ये को करिकुलर है, या ये जूलॉजी है, ये बॉटनी है, ये फिज़िक्स है, ये इकोनॉमिक्स है, ये फला है, गोया कि एक होलिस्टिक अप्रोच। तो इस तरह की एक अप्रोच जो है वो मौलाना आज़ाद चाहते थे, यानी वो सिर्फ ऐसे लोगों को तैयार नहीं करना चाहते थे एजुकेशन सिस्टम से जिनके पास सिर्फ बुकिश नॉलेज हो या जिनके पास सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज हो, बल्कि वो एक वेल ऑलराउंड डेवलप पर्सनालिटी को जो है तैयार करना चाहते थे। और जाहिर सी बात है जिसके लिए उन्होंने साहित्य अकेडमी को इस्टेब्लिश किया, ललित कला अकेडमी को इस्टेब्लिश किया, और इस तरह के बहुत सारे इदारे जो है उन्होंने परवान चढ़ाए। तो उनके टाइम में तो ये सारे इदारे एकदम बिल्कुल बिगिनिंग में थे, लेकिन जाहिर सी बात है जैसा मैंने अभी कहा था कि उन्होंने चूँकि फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग रखी, तो आगे चल करके ये इदारे खूब पनपे, खूब फले फूले। और आज भी आप देखिए कि इन इदारों से काफ़ी अच्छी अच्छी शख्सियात, काफ़ी बड़े बड़े लोग निकलते हैं जो अपने शोबों में जो है नाम रोशन करते हैं, ना कि सिर्फ अपना बल्कि मुल्क मिल्लत का भी। Sir, he was posthumously awarded by Bharat Ratna. So, do you think he deserve for that? Of course, भारत रत्न क्यों दिया जाता है? किसी भी शोबे में एक नुमाया कारकर्दगी करने वाले शख्स को, जिसने मुल्क को मिल्लत के लिए कंट्रीब्यूट किया हो, मुल्क का नाम रोशन किया हो, मुल्क का नाम आगे बढ़ाया हो, उसको भारत रत्न दिया जाता है। और बहुत सारे लोगों को भारत रत्न दिया गया, यहाँ तक कि कुछ लोगों को भारत रत्न जो दिया गया वो जब जिंदा थे तभी दिया गया, लेकिन बहरहाल हुकूमत हिंद ने उनको 1992 में भारत रत्न दिया। और मुझे लगता है कि बिल्कुल ये सही फैसला था, क्योंकि उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो हमारे मुल्क के जो है वो एजुकेशन सिस्टम में था। Sir, how can we continue his legacy in contemporary India in terms of secularism and communal harmony? देखिए, उनकी जो लेगेसी को बहुत सारे तरीक़ों से आगे बढ़ाया जा सकता है। अगर मैं देखूं कि उनका रोल एक जर्नलिस्ट के तौर पे, तो उस वक्त के एक बड़े जो है वो पोएट थे हज़रत मोहानी, आपने नाम सुना होगा। तो जब वो उनकी नस्र पढ़ते थे, एडिटोरियल वगैरह पढ़ते थे, तो वो इतने मुतासिर हुए कि उन्होंने एक कपलेट लिखा कि जब से देखी अबुल कलाम की नस्र, नज़्म हसरत में वो मज़ा न रहा, यानी गोया कि वो इतने मुतासिर थे। तो एक जर्नलिस्ट के तौर पर वो बेबाक थे, वो बिल्कुल निडर थे, वो डरते नहीं थे, और हमेशा उन्होंने जुल्म व जबर के ख़िलाफ़ बातें कहीं। तो
इस लेगेसी को भी हम आगे बढ़ा सकते हैं। यानी जब तक किसी भी मुल्क में जर्नलिज्म जो है वो न्यूट्रल होती है, जर्नलिस्ट न्यूट्रल होते हैं और जर्नलिस्ट एक जस्टिस के तौर पर, एक जज के तौर पर काम करते हैं, वो समाज फलता फूलता है, वहाँ पर डेमोक्रेसी परवान चढ़ती है, वहाँ पर मसाइल कम से कम होते हैं। तो गोया कि इस तरह से उनकी लेगेसी को हम आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आप उनका रोल देखें फ्रीडम मूवमेंट में, तो ही वाज द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। 1923 में जो कांग्रेस का एक स्पेशल सेशन हुआ था दिल्ली में, जिसमें कि उनको कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया गया था, तो उस वक्त उनकी उम्र 35 साल थी। और उसके बाद 1939 से लेकर के 1946 तक लगातार वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे हैं। और 1946 में उन्होंने जब कांग्रेस की प्रेसिडेंटशिप छोड़ी है, तब उसके बाद जाकर के पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास प्रेसिडेंटशिप आई है और फिर वो मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बने। तो एक सेकुलर वैल्यूज़ को उन्होंने प्रमोट किया। उन्होंने वो कभी भी कम्युनली लोगों को उन्होंने डिवाइड नहीं किया। अगर कम्युनल डिवाइड कभी थी भी तो हमेशा उस डिवाइड को जो है वो कम करने की कोशिश की, ख़त्म करने की कोशिश की। तो इस तरह से इस लेगेसी को भी हम आगे बढ़ा सकते हैं। अगर आप उनका कंट्रीब्यूशन एजुकेशन में देखें, तो उन्होंने जिन कामों को किया उस काम को हम आगे बढ़ा करके उनकी लेगेसी को ज़िंदा रख सकते हैं। और एक बड़ा अहम काम जो ख़ास तौर से आज के दौर में हम कर सकते हैं वो है इंटरफेथ डायलॉग। अब क्या हो रहा है कि इस वक्त देखिए हमारा मुल्क जो है वो इस वक्त दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी है एंड वेरी सून इट विल बी द 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी। हम न्यूक्लियर पावर हैं, हमारी फ़ौज बहुत स्ट्रांग है, बहुत ताकतवर, तो हमें बाहर के लोगों से कोई ख़तरा नहीं है। जाहिर सी बात है कि अगर प्रॉब्लम कोई होगी तो विद इन द कंट्री होगी। और ख़ास तौर से जो दूरियां कम्युनिटीज़ में बढ़ रही हैं या गोया कि जो एक इख्तलाफात बढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल ये अच्छे नहीं है। और इन इख्तलाफात को हम ख़त्म कर सकते हैं थ्रू इंटरफेथ डायलॉग। और मौलाना आज़ाद ने कभी भी जो पब्लिक थी, जो अवाम थे, उनसे अपने आप को जो है अलग नहीं किया, हमेशा आवाम के बीच रहे। बल्कि मुझे अच्छे तरीके से याद है कि किताब में मैंने पढ़ा था कि जब 1947 में इस मुल्क का डिवीज़न हुआ, और जाहिर सी बात है मुल्क का डिवीज़न जो हुआ वो नेचुरली मज़हब के नाम पे हुआ, तो बहुत सारे लोग बड़ी तादाद में मुसलमान ख़ास तौर से जो है वो यहाँ से जाने के लिए बिल्कुल तैयार थे कि हम पाकिस्तान चले जाएंगे। और दिल्ली की जामा मस्जिद में वो रुके हुए थे और वहाँ पर जाकर के उन्होंने एड्रेस किया। तो ये कहा जाता है कि जाने वाले को कोई रोक नहीं सकता, लेकिन मौलाना आज़ाद ने अपने खिताब से जाने वालों को रोका। वो एक उन्होंने उनको बताया, समझाया कि तुम क्यों जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, एक अपना वतन छोड़ करके जहाँ पर तुम्हारे आबा व अजदाद रहे, इन्होंने इतना काम किया, मसाजिदें खोली, मदारिस खोले, कितना काम किया, तुम उनको छोड़ करके ऐसी जगह जा रहे हो। देखो ये मज़हब का जो भूत है जब उतरेगा तो वहाँ पर बहुत सारे मसाइल आएंगे, बहुत सारी परेशानियाँ आएंगी। और फिर बाद में ऐसा ही हुआ, वहाँ पर उस मुल्क में आप देखिए कि किस कदर परेशानियाँ आई, किस तरह तकलीफ आई। तो इससे ये लगता है कि वो कितने विजनरी थे। तो गोया कि जो कम्युनल हार्मनी का उनका आस्पेक्ट है वो मेरे समझ से बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम इसको भी जो है वो थ्रू इंटरफेथ डायलॉग, बातचीत और एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है, या इंस्टीट्यूशंस या स्कूल्स या कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहाँ पर हर कम्युनिटी के लोग, हर तरह के लोग आते हैं। तो हम इस तरह के लोगों के बारे में, सुभाष चंद्र बोस के बारे में, मौलाना आज़ाद के बारे में, या इस तरह के और जो बड़े बड़े लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, उनके बारे में बताएं, उनकी खिदमत से आगाह करें लोगों को और उनकी लेगेसी को बताएं कि हम उनकी लेगेसी को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। तो बाय दैट वी कैन कंटिन्यू हिज लेगेसी। So it's a great moment for us that we are celebrating the National Education Day in 2024. So what message would you like to convey? अल्लामा इकबाल का एक शेर है जिसमें उन्होंने एक इमाम के लिए या एक मीरे कारवां के लिए जो है कुछ बातें कही हैं। तो जब मैं उस शेर को पढ़ता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि मौलाना आज़ाद में वो सारी खसूसियात हैं जिसके अंदर वसीउन नज़री हो, जिसका एक विजन हो, जिसके अंदर पेशेंस हो, जिसके अंदर टॉलरेंस हो, जिसके अंदर कंपैशन हो। यानी गोया कि अल्लामा इकबाल ने जो सारी बातें कही थी मौलाना आज़ाद में पूरे तरीके से मिलती हैं। तो हम इस लेगेसी को जो है, यानी गोया कि उनके इस मैसेज को जो है हम वो आगे बढ़ा सकते हैं। एंड फॉर्चुनेटली आई एम एजुकेटेड, यू आर आल्सो एजुकेटेड, वी हैव बीन एजुकेटेड एट वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ नॉट ओनली ऑफ द इंडिया और अदर इन द वर्ल्ड। तो हम उनके इस मिशन को बहुत अच्छे तरीके से जो है वो आगे बढ़ा सकते हैं। एक बैलेंस्ड पर्सनालिटी का, एक ऑलराउंड डेवलप्ड पर्सनालिटी का, एक जिस इंसान के अंदर जो है वो विजन हो और जो मुल्क के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहे, जो प्रोडक्टिव हो, जो कंट्रीब्यूटिव हो। तो मुझे लगता है कि अगर हम इस सिमत में आगे बढ़ते हैं, हम उनको बहुत ज़ावियों से स्टडी करें, एज ए जर्नलिस्ट उनकी खिदमत को स्टडी करें, एज ए पॉलिटिकल लीडर उनकी खिदमत को स्टडी करें, एज ए एजुकेशन मिनिस्टर उनकी खिदमत को स्टडी करें। और मुझे याद आता है कि जब वो बीमार थे तो
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो उनसे मिलने गए थे और वो बिल्कुल आखिरी वक्त था उनका बीमारी का। तो हालत काफ़ी ख़राब थी। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपने जितने भी उनके सर्जन थे और जो डॉक्टर्स थे उनसे ये कहा कि भाई जाओ और मौलाना को देखो। तो उन सर्जन्स ने कहा कि हम आपके डॉक्टर हैं, आपको कैसे छोड़ दें। बोले नहीं, मैं इतना इम्पॉर्टेंट नहीं हूँ जितना कि मौलाना आज़ाद इम्पॉर्टेंट है। और बताते हैं कि जब वो मौलाना आज़ाद से मिलकर निकले थे तो उनकी आंख में आंसू थे, आंसू पोंछते हुए निकले थे। तो एक इंसान जिसकी इतनी रिस्पेक्ट थी, उसके बड़े भी उसकी रिस्पेक्ट करते थे, उससे छोटे भी उससे रिस्पेक्ट करते थे, तो जाहिर सी बात है कि उस इंसान के अंदर जो है कुछ ना कुछ खुसूसियत रही होगी। तो ज़रूरत इस बात की है, आज का जो नेशनल एजुकेशन डे है तो उस पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ज़रूरत इस बात की है कि मौलाना आज़ाद पर और काम हो और तहकीक हो, और उनकी जो सोच थी कि हिंदुस्तान को बेहतर बनाना, हिंदुस्तान को अच्छा बनाना, हिंदुस्तान को एक बहुत मजबूत मुल्क बनाना। तो आज का ये जो नेशनल एजुकेशन डे है, मेरे ख्याल से इस दिन हम ये तहैया करें कि हम उनके कामों को आगे बढ़ाएंगे और उनके बारे में और जानेंगे। Thank you, sir. Thank you so much for sharing your profound insights. As Maulana Abul Kalam Azad once said, education imparted by heart can bring revolution in society. Your dedication and wisdom embody this belief, inspiring us to strive for a transformative and holistic educational journey. Thanks again.